सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीन। मैं हूं महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज के एडिटर इन चीफ नजीर लगारी साहब। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से BRT मंसूबे के हवाले से कहा गया है कि FIA 45 दिन के अंदर अंदर इसकी तहकीकात करे। साथ साथ ये भी कहा गया है, कुछ सवालात पूछे गए हैं कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किसी मंसूबे या विजन के बगैर ये मंसूबा शुरू ही क्यों किया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT की तहकीकात रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से बहुत अहम सवालात उठाए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को इन सवालात के जवाबात देने होंगे। लगारी साहब, आखिर PTI हुकूमत ने किसी विजन या मनसूबाबंदी के बगैर इस मंसूबे को शुरू ही क्यों किया? बात यह है कि जब शहबाज शरीफ ने लाहौर मेट्रो और लाहौर मेट्रो के बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो और फैसलाबाद मेट्रो और मुल्तान मेट्रो शुरू किया, तो फिर पहले तो इन्होंने उसके ख़िलाफ़ शुरू किया। ये कोई तरक्की हो रही है, जंगला बस आ रही है, इस तरह से तरक्की होती है, ये इस मंसूबे से किसको फ़ायदा होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि जी ये तो मामला लोगों में शायद और नाराज़गी का बायस बनेगा। कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है तो उसके बारे में पॉजिटिव बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा हम भी एक मनसूबा शुरू करते हैं और हम देखना हम 6 महीने में पूरा कर लेंगे। तो वो 6 महीने अब तक फैलते फैलते कई बरसों तक पहुँच चुके हैं, ना मनसूबे का आगाज़ हुआ, चूँकि विज़न था ही नहीं। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये भी है कि विज़न नहीं था, न सिर्फ ये विज़न नहीं था और उनकी कोई अप्रोच नहीं थी, बल्कि ये एक रिएक्शन था, रद्द अमल था और उस वजह से इन्होंने शुरू किया था। और नतीजा ये है कि वो प्रोजेक्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के और ख़ुद वफाकी हुकूमत के गले पड़ गया है। सही। लेकिन लगारी साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब की एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका क्यों दिया? देखिए, ये सवाल हैं, ये बड़े सवाल हैं। ये अदालत उज़्मा की तरफ से इंक्वायरी कराने के ज़िम्न में ये सवाल पूछे गए हैं। बड़े सवालात उठाए हैं अदालत ने। अच्छा। और इन सवालात का जवाब बहरहाल FIA ने देना है। हुकूमत के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रांसपेरेंट जो लोग होते हैं ना, जो क्लीन लोग होते हैं, वो कहते हैं आए हमारा एहतसाब करें, हम सामने आए, हम हाजिर हैं। ये तो अभी नैब के पास भी नहीं है, FIA के पास गया है और FIA को मैनेज करने का तरीका भी इन्होंने देख लिया है कि किस तरह से बशीर मेमन अपने वक्त से 15 दिन पहले, अपनी रिटायरमेंट से पहले वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। ऐसे इदारे से ये कुछ होने जा रहा था जिस इदारे में इस वक्त तो खौफ व हिरास की फ़िज़ा है और वहाँ के लोग जो हैं वो मुहतसिब आज़म, जो असल मुहतसिब बने हुए हैं, शहजाद अकबर साहब, उनकी दहशत का शिकार है ये FIA का इदारा। और नैब ने भी अगर ये इंक्वायरी नैब के पास भी जाती तब भी इन्होंने यही करना था। ये चले गए कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चले गए, ये इंक्वायरी रुकवा दें FIA। देखें क्या अब आला अदलिया में अगर ये जाते हैं तो वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। हमें बहुत सी चीज़ें इस दफ़ा अजीब व गरीब होती नज़र आ रही हैं और हमने ये देखना है कि क्या हुकूमत में और अदालत में और पार्लियामेंट में चीज़ें क्या होने जा रही हैं। बड़े अहम चीज़ें सामने आने वाली हैं। लगाई साहब, 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी तब्दील किए गए इस मंसूबे के। वजह समझ आती है आपको कि इसकी क्या वजह है? बहुत बड़ा काम हुआ। एक तो ये कि 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर तब्दील हुए हैं और इसका बजट जो है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है कि प्रोजेक्ट से उसका तकरीबन आधा जो है वो और उसके ऊपर बढ़ गया है, उसकी लागत बढ़ गई है। मैं अपने टाइम पर मुकम्मल नहीं हो सका, अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए और ये अखराजात अब बताए जा रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा अखराजात जो है और होंगे। इससे पहले जितनी डेट्स आ चुके हैं अब नई डेट्स आएंगी। एक नई डेट आ चुकी है जो फरवरी की है, जो 28 फरवरी से पहले इन्होंने उसका इफ्तिताह करना है, मगर लग नहीं रहा है। इसी तरह ये हुआ था ना, हम समझ रहे थे कि कराची में जो है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है शहीद मिलत रोड को अंडर पासिस देने का, यह कब मुकम्मल होगा, लेकिन ये मुकम्मल हुआ, हमारे सामने हुआ, देखते देखते हुआ। कल मुराद अली शाह ने और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका इफ्तिताह किया और लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि इतना एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बन कर आया है। प्रोजेक्ट बनते हैं तो लोग उसको करते भी हैं। यहाँ हुआ, पहले भी हुआ, आपने देखा था कि किस तरह से पहले लोगों के लिए ये शहीद मिलत रोड जो है
इस पर चलना दो भर था। इसी तरह से जो शारा फैसल है वो, और जो बहुत सी यूनिवर्सिटी रोड है, ये सारी चीज़ें बनी हैं, ये नज़र आती हैं। इन्होंने कोई चीज़ इस तरह की अब तक बनाई ही नहीं है जो नज़र आए। ठीक है नाज़रीन, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर शरीफ तो इस वक्त इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर हैं, उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा बीमार हैं। मज़ीद वो क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। लगाई साहब, सवाल ये है कि अगर एंकर ये तस्दीक करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा ख़राब है, तो क्या उनकी ज़मानत हो जाएगी और उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम बात है, इसलिए कि डॉक्टर शाहिद मसूद गुज़श्ता कई बरसों से आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, और उनके बारे में उनका मौक़िफ़ जो है वो हमेशा एक शदीद नाक़िद का रहा है और बड़े नाक़िद का रहा है। अगर उनकी तरफ से ये तस्दीक हो रही है, चूँकि मेरी ज़ाती मालूमात भी यही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, और फिल वाकई उनकी तबीयत जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से ज़्यादा ख़राब है। उनको हार्ट का प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर साहब ने तस्दीक की है, वो भी है। जैसे ये भी हुआ है कि दुबई में उनका इलाज नहीं हो सका था, इसलिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा था, और अमेरिका में वो रहे थे वहाँ पर मुकीम। अब उनके वहाँ क़याम के दौरान, जब वो अमेरिका में रह रहे थे, तो उनके क़याम के दौरान की बातें यहाँ पाकिस्तान में लगाकर उनको मनसूब भी की जा रही हैं और उन पर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। खैर, वो तो जो भी हुकूमत के और तफ्तीशी और तहकीकी इदारे जो हैं वो देखेंगे, लेकिन एक बात तो ये है कि वो शदीद अलील हैं और उनका बहरहाल इलाज तो होना होगा। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, उन्होंने आर्मी चीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के हवाले से भी बात की। आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी इस हवाले से? मेरे ख्याल में ये हिकमत अमली, हमें इसको सीरियस लेना पड़ेगा, हमें भी लेना पड़ेगा और इदारों को भी लेना पड़ेगा। क्या ये इनकी हिकमत अमली है? पहले हमारा अपना ख्याल ये था कि शायद नाअहली है और शायद इनकी तजर्बा नहीं है, इसलिए इस तरह से गलतियाँ हो रही हैं। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त इंतहाई संजीदगी से हो रहा है। इस वक्त इन्होंने सिक्योरिटी इदारों को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, और इनकी इज़्ज़त, आबरू और साख को भी स्टेक पर कर लगा दिया है। यानी ये मामलात जाने हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट को इन्होंने सही बिल्कुल वक़्त देना छोड़ दिया है ना। पार्लियामेंट के बारे में वो उसी लाइन पर खड़े हुए हैं जो उन्होंने लाहौर के जलसे में कहा था। जिस तरह से उन्होंने लानत भेजी थी, अब भी वो इसी तरह समझते हैं कि पार्लियामेंट उनके लिए लानत के काबिल है। तो फिर कवानीन कैसे मंजूर होंगे? फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कैसे होगा? इसलिए कि इन्होंने कोई नाम देना है 1 या 2 या 3, और अपोजिशन लीडर ने देने हैं 1 या 2 या 3, और दोनों ने दिए हुए हैं। अब इन पर इत्तफाक़ राय के लिए इनको मीटिंग करनी होगी मियाँ शहबाज शरीफ से। क्या मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ आएंगे? क्या मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से कोई नए नाम आएंगे? क्या इमरान खान की तरफ से कोई नए नाम आएंगे? क्या इस पर इत्तफाक़ राय कैसे हो सकेगा? अच्छा, ये मामला नहीं जाता है तो ये फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वापस जाता है, चूँकि अगर वज़ीर आज़म का तकर्रुर ना हो तो फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जाया जाता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। तो आखिर किस मरहले पर जाकर इसका फ़ैसला होगा? तो मुझे इस वक्त ये सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा संगीन लगती है। लेकिन आर्मी चीफ के मामले में तो कोर्ट ने ये कह दिया है कि पार्लियामेंट से ये मंजूर होगा। पार्लियामेंट इसमें जो आईनी तरमीम है या कानून साजी है, पार्लियामेंट करेगी। और ये पार्लियामेंट को तो गालियां दे रहे हैं सुबह से शाम तक, और पार्लियामेंट को जो है वो किसी खातिर भी नहीं ला रहे, वक़्त नहीं दे रहे हैं। तो इनका लगता नहीं है, मुझे ये लगता है कि इन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले ली है। वो कौन सा एजेंडा है या किसके तहत है या कौन इसको फॉलो कर रहा है, कौन इसको टो कर रहा है, कि ये क्यों इदारों के पीछे कैसे पड़ गए हैं और ये क्यों इस तरह के मसाइल पैदा कर रहे हैं कि इदारे जो हैं उनकी कारकर्दगी में मुतासर हो, उनकी लीडरशिप भी मुतासर हो। ये ख़तरनाक बात है, बहरहाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है ये। ठीक है, वज़ीर आज़म इमरान बात कर लेते हैं उनकी पर्सनालिटी के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब तो नाज़रीन ये कहते हैं कि वो बहुत मगरूर और एरोगेंट हैं, लेकिन इरशाद भट्टी साहब उनका पर्सनालिटी एनालिसिस कैसे करते हैं वो आपको सुनवाते हैं। आपके बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान एरोगेंट और मगरूर हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, वो तो अपने आमाल से, हर आदमी अपने रवैये से साबित होता है। मैं अगर द्रोह गोई करूँगा तो लोग कहेंगे कि झूठा है। मैं अगर मगरूर होने की कोशिश करूँगा तो कहेंगे कि मगरूर है। मैं अगर लगातार किसी ख़ास रवैये को अख्तियार करता हूँ तो वो रवैया मेरी शख्सियत का आईनादार होगा, मेरा तर्ज़ अमल ही वो सारी चीज़ों को ज़ाहिर करेगा।
तो इमरान खान का अपना तर्ज अमल उनकी शख्सियत का परतव है, और वो उसी से वो ज़ाहिर होते हैं। जो इमरान खान हैं वही अपने बोलते हुए गुफ्तगू करते हुए लगते हैं। एक तरफ तो उनको BRT नज़र नहीं आता और उसमें होने वाली चोरियां, घपले और इस तरह की गलत चीज़ें वो नज़र नहीं आती हैं। एक तरफ जो है वो इस वक्त भी जो आधे प्राइम मिनिस्टर का मनसब जिस शख्सियत ने संभाला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाअहल करार दिए जा चुके हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब। उनके बारे में बहादुरी होती है और उनके अपने बहुत से साथी वो खुद भी इंक्वायरियाँ, जब वज़ीर आज़म का ओहदे का हल्फ उठाने से पहले खुद इंक्वायरियाँ भुगत कर आए हैं और खुद नैब पे हाज़िरी लगा कर आए हैं, और अपने आप के बारे में तो कोई बात नहीं करेंगे। अब सारे के सबको कहेंगे ये सारे के सारे चोर हैं, इनसे बात नहीं हो सकती है। तो एरोगेंट तो हैं और मगरूर भी हैं और अनापरस्त भी हैं। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को करप्शन में डूबी हुई जो ऑपोजिशन है उसके साथ और कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए? सुभान अल्लाह, किस कोर्ट ने इनको सारी की सारी अपोजिशन को करप्शन में डूबी हुई साबित किया है? किस अदालती फोरम से इनके खिलाफ इस तरह का फैसला आया है? अभी तक तो सिर्फ मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया है, जो एक सस्पेंड हो गया है और दूसरे के बारे में जज साहब के किरदार के बारे में आला तरीन अदलिया के अदालत उज़्मा का सर शर्म से झुका हुआ है। ये 2 फैसले अब तक हमारे सामने आए। इसके बाद बताएं और कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर अपोजिशन जो है करप्ट साबित हुई है। बहरहाल जो चीज़ें और साबित हुई हैं वो सामने हैं आपके, और जो कुछ और हुआ है वो भी सामने है आपके। तो अगर आप चीज़ों को इस तरह से देखेंगे तो आप फिर अपोजिशन क्या, फिर तो किसी को भी यहाँ पर रहने का हक नहीं है। लेकिन लगाई साहब, खान साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने करीबी दोस्तों के मशवरे पे कान नहीं धरते। क्या ऐसा भी लगता है आपको जैसे एंकर कह रहे थे? देखें, ये उनके करीबी दोस्त थे ना, इरशाद भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, अजीज़ हैं। वो भी तो उनके दोस्त, वो भी तो उनको मशवरा देते रहे। वो हमेशा उनके बारे में और उनकी पाकबाजी के बारे में, उनकी शराफत के बारे में, उनके क्लीन होने के बारे में, उनके ट्रांसपेरेंट होने के बारे में वो तो बहुत सी बातें किया करते थे। और चीज़ें अब खुल रही हैं। देखें, चीज़ें इस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, चीज़ें इस तरह से क्लीन नहीं हैं। बहुत सी चीज़ों पर बहुत से सवालात मौजूद हैं। वो उन दोस्तों की बातें सुनते हैं जो कहते हैं वाह वाह क्या आप हसीन लग रहे हैं, क्या आप खूबसूरत हैं, क्या आपने तकरीर की थी, वो जो जुमला आपने कहा था वो तो बस कमाल हो गया, आपने मुल्क फतह कर लिया इस एक जुमले से। ऐसे लोग उनको बहुत पसंद हैं और उनको अपने करीब रखते हैं, जो उनको हरा हरा दिखा रहे हैं। जो पाकिस्तान का जो दूसरा मंजरनामा है, जो हकीकी मंजरनामा है, वो पाकिस्तान जो इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात से दो चार है। 22 करोड़ में से 21.5 करोड़ से ज़ायद लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो इमरान खान की नज़रों के सामने नहीं है। वो तो उन नज़रों से देखते हैं जो नज़रें उन्हें कुछ दिखा रही हैं, और शायद इसी में ही हुक्मरानों का फैसला होता है कि उनका विज़न क्या है, उनकी अकल क्या है, उनकी फहम क्या है, वो कितना सोचते हैं और कितना वो देखते हैं। ठीक है, अपने अगले क्लिप के जाने बढ़े। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए कोशा है और कैश मईशत का खात्मा हो, इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खासे इकदाम भी किए गए हैं। वो क्या इकदाम हैं, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। लगारी साहब, आपको क्या लगता है मईशत के दस्तावेजी या डॉक्यूमेंटेड होने से फ़ायदा क्या होगा? देखें, एक लगातार प्रोग्राम का एक हिस्सा आपने दिखाया, एक दूसरे हिस्से में भी इस तरह की बातें हुई हैं। एक तो ये है कि डिजिटल पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, तो आप पहले यहाँ से शुरू करें ना कि डायरेक्ट टैक्सेशन करें। पाकिस्तान का हर वो शख्स जो पाकिस्तान में एक निवाला खा रहा है, वो किसी न किसी सूरत में टैक्स दे रहा है, तो पहले तो आप उसका हिसाब तो दें ना। टैक्स दे रहे हैं, आप बिजली पर दे रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं, आप गैस पर टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, पीटीवी क्या जो टैक्स लगा हुआ है, क्या वो लोग जो टैक्स देखते हैं उन्होंने कभी अपने घर में कभी पीटीवी देखा है? आप उनसे भी रोज़ाना अपना हर महीने आप बिजली के बिल के साथ आप टैक्स वसूल करते हैं, फिर भी वो इदारा जो है आपका जो सरकारी टीवी का इदारा है वो तो खसारे में जा रहा है। इस टैक्सेशन के बावजूद जो पाकिस्तान का हर शख्स जो बिजली इस्तेमाल करता है वो टैक्स देता है। उसके अलावा क्या आपने इसको डॉक्यूमेंटेड किया है? क्या आपने लोगों पर डायरेक्ट टैक्सेशन की है? लोगों को पता तो चले कि वो क्या दे रहे हैं स्टेट को। हम तो अपने आप को मुजरिम समझते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, हम बिजली
जलाते हैं उसका बिल देते हैं, उस पर टैक्स होता है। हम गैस इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर टैक्स होता है, हम टैक्स देते हैं। हम डीज़ल इस्तेमाल करते हैं, डीज़ल के ऊपर टैक्स होता है। हम अगर जो है वो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स होता है। हम खाद इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर टैक्स होता है। हम बीज इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर टैक्स होता है। हम ज़राअत करते हैं, उसके ऊपर टैक्स होता है। हम कोई भी चीज़, एक फ्यूडल्स के लिए ज़राई आमदनी पर शायद टैक्स है या नहीं है उसका नहीं मालूम। बाकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर आप टैक्स नहीं लेते, लेकिन आप इसको डॉक्यूमेंटेड करें ना, कहें लोगों को कि हर शख्स कितना टैक्स दे रहा है, हर घराना कितना टैक्स दे रहा है। आप पहले अगर करना है तो यहाँ से शुरू करें कि डायरेक्ट टैक्सेशन करें। दुनिया की मैशतें ऐसे नहीं सुधरती हैं जैसे आप सुधारना चाह रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाएँ। लगाई साहब, लेकिन लगता है बेनामी जो अकाउंट्स हैं वो किस्सा पारी ना हो जाएंगे। अच्छा, डिजिटल आपकी बैंकिंग होगी तो आप इसको जो है वो समझेंगे कि अच्छा जी, इससे जो बेनामी अकाउंट्स हैं उनका सिलसिला रुक जाएगा। उनके लिए वो जजीरे मौजूद नहीं हैं जो जजीरे अब यूरोपीय ममालिक ने अपने ऐसे टैक्स फ्री जोन के लिए रखे हुए हैं। क्या वर्जीनिया आइलैंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या वो पनामा का आइलैंड ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर जो आपका पैसा उड़कर पहुँचता है वो ख़त्म हो जाएगा? इनमें और धंधा ये होगा कि आपका पैसा अब तो बहुत कम जाता है या बहुत कम चोरी होकर यहाँ से पहुँचता है। पैसा एक तरह से नहीं होता। करप्शन तो एक मद है ना, दूसरी मुद्दात क्या? आपका पैसा जो है ब्लैक मनी तो आपके पास उसकी है, ड्रग्स की है, वो कहाँ जाएगी? उसको कौन सा किस रास्ते से किस जगह से वो आप लेकर, वो तो चली जाएगी डायरेक्ट वहाँ पर अपना किसी न किसी आइलैंड में चली जाएगी। आपके पास जो है वो असला फ़रोख्त होता है नाजायज़, उसके पैसे कहाँ जाएंगे? उसके पास जो है पाकिस्तान में जो है वो दूसरी मुद्दात में बड़ी चोरी होती है, उसका पैसा कहाँ जाएगा? ये सारे का सारा पैसा पहले लोगों ने अपने घरों में छिपाया हुआ था। ये सही है कि लोगों के घरों में करोड़ों अरबों रुपए होते हैं, रख कर बैठे होते हैं और उन्हें टैक्स पाकिस्तान को देना चाहिए। हर शख्स को पाकिस्तान को टैक्स देना चाहिए। लेकिन ये रोकने का तरीका कौन सा है? जो तरीका आपने इख्तियार किया है, क्या इस तरह से आप पैसे की कैपिटल फ्लाइट को रोक सकेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, नहीं तरीका कार ठीक नहीं है। लगाई साहब, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद जुमेरात को कतर पहुँच रहे हैं, जहाँ वो दोहा में अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। लगारी साहब, कितनी अहम है ये पेशरफ्त? मेरे ख्याल में ये जब से इनके मुज़ाकरात सस्पेंड हुए थे तब से इस खित्ते के अमन के बारे में बड़े सवालात मौजूद थे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जी तालिबान से हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं, चूँकि तालिबान ने अपनी सरगर्मियों में इजाफ़ा कर दिया था और बड़े हमले होने लगे थे, तो उसके बाद ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे। अब अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं तो इसका टारगेट ये है अमरीकी हुकूमत का कि इनसे एक मुआहदे पर दस्तखत करा लिए जाएँ और एक जो है वो कोई टाइम शेड्यूल जो है वो बना दिया जाए ताकि ये सिलसिला अब बेहतर तौर पर आगे बढ़ सके। मेरे ख्याल में अच्छी पेशरफ्त है अगर आप उनको सियासी अमल में शामिल करते हैं। हर सेगमेंट को अगर आप नाराज़ सेगमेंट को अगर आप साथ शामिल करना चाहते हैं तो ये आप मसले के हल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको बेहतर पेशरफ्त समझा जाना चाहिए और मसले के हल के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए। सही। अच्छा लगाई साहब, नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनका लंदन के अस्पताल में तफसीली चेकअप हुआ। कौन कौन से टेस्ट किए गए, मर्ज़ की तशख़ीस हुई या नहीं हुई और नौयत क्या थी, इस हवाले से उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कुछ भी नहीं बताया। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार है, लेकिन दूसरी जानिब लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास भी हुआ और उस हवाले से मुल्क में क्या हो रहा है, अहम इशूज़ क्या हैं, उन पर बात हुई। तो जाहिर है कि सियासी सरगर्मी एक अलग चीज़ है, बीमारी एक अलग चीज़ है। नवाज शरीफ बीमारी के साथ लड़ रहे हैं और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो पार्टी मामलात को देख रहे हैं। उन्होंने पार्टी लीडरशिप को बुलाया है
और ऐसा बहुत सा हुआ है। बहुत से लोग इस तरह से पहले भी लंदन में, दुबई में और अमेरिका में इस तरह के इजलास होते रहे हैं। ये अहम इजलास है, बल्कि ऐसे ऐसे मकाम पर भी इजलास हुए हैं जहाँ पर सियासत पर बात करना भी जो है वो कानूनी नहीं होता था। सऊदी अरब में भी जाकर सियासत पर बात होती रही है वहाँ, हालांकि उस वक्त जो है वो सियासत पर बात नहीं हो सकती थी। तो अब चीज़ें हो रही हैं, मेरे ख़्याल में अलग अलग लेना चाहिए चीज़ों को। मियां नवाज़ शरीफ की बीमारी को और लंदन में होने वाली मुस्लिम लीग नून के इजलास को दो अलग अलग हैसियतों में देखना चाहिए, अलग अलग सूरतों में देखना चाहिए। और उसके बारे में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जनाब वो बीमार भी हैं और सरगर्मियाँ भी जारी हैं और शहबाज शरीफ जो हैं वो मीटिंगें कर रहे हैं और नवाज़ शरीफ जो है वो टेस्ट करवा रहे हैं और हमें बताया कुछ नहीं जा रहा है। ज़ाहिर है बीमारी, उनके टेस्ट की कोई रिपोर्ट आएंगी सामने तो वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि क्या उन्हें बीमारी लाहक है और वो कैसे इलाज हो सकता है उसका। लगाई साहब, शहीद मिल्लत रोड कराची में 2 अंडरपास 7 मेगा प्रोजेक्ट्स की तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक बात लगाई। उन्होंने कहा कि एक घबराए हुए शख्स ने दूसरे मायूस लोगों को कहा कि घबराना नहीं है। उनकी इस स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मायूस कौन है? मायूस मासेस हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, वो मायूस हैं। पाकिस्तान के लोग वो मायूस हैं। लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। एकदम जिस हुकूमत ने 1 साल में जो है 20 लाख अफराद को नौकरियां देनी थी, उसी हुकूमत के दौर में उसी 1 साल के अरसे में 25 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं। लोगों के रोज़गार छीने गए। वो बहुत से शोबों में जो है वो डाउन साइजिंग हुई है। बहुत से शोबों में लोगों के लिए जॉब्स ख़त्म हुई हैं और ये हुआ है। और कुछ जॉब जो एंटरप्रेन्योरशिप थी, जो लोगों ने ठेला लगाया हुआ था, जो लोगों ने एक ठिया लगाया हुआ था, जो लोगों ने छोटे मोटे कारोबार किए हुए थे, अब इसके अंदर सफाई का सिलसिला शुरू हुआ है। आपको अपना समाजी मुआशी इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील किए बग़ैर, और तब्दील का मतलब मुस्बत तौर पर आवाम को डिलीवर करने वाला, तब्दील किए बग़ैर अगर आप अंधाधुंध कार्रवाइयाँ करेंगे तो आप मसाइल को जन्म देंगे। ये कैसे हो सकता है कि आपने लोगों का मुतबादल बंदोबस्त नहीं किया और उठा दिया लोगों को कि जाएँ जी यहाँ से अपनी शक्ल गुम करें और जाएँ आप एम्प्रेस मार्केट को खाली करें, आएँ जी लाइट हाउस को खाली करें, हमने इसको क्लीन रखना है, और आप अपना रोज़गार यहाँ से ख़त्म करें। वहाँ से सैकड़ों हज़ारों लोगों को आपने वहाँ उठाकर बेरोज़गार कर दिया। आप दूसरी मार्केटों में गए, आप लोगों को उठा दिया आपने। भाई आप मुतबादल बंदोबस्त करें ना रोज़गार का। आपने क्या ये किया है कोई ऐसा बंदोबस्त कि लोगों को ये रोज़गार मैसर हो, लोगों के लिए ऐसे हालात हों कि लोग जो हैं किसी मुतबादल रोज़गार की तरफ जाएं? वो तो हुआ ही नहीं है। तो ये मायूस लोग हैं और मायूस लोगों से कह रही हैं बस घबराना नहीं। अच्छा, घबराना नहीं। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी ये कि लोग जो हैं जिनको नहीं घबराना चाहिए उन बेचारों के लिए तो सांस लेना भी 2 भर है। ठीक। अच्छा लगाई साहब, आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए इस किस्म की जो सरगर्मियाँ होती हैं वो कितनी अहमियत की हामिल हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम, ये जो हो रही है 12 जो 5 दिसंबर से शुरू हुई और दिसंबर तक ये इवेंट रहेगा। कराची में एक ही वक्त में 2 बड़े मेगा इवेंट्स हो रहे थे। एक्सपो सेंटर में जो है वो किताबों की मेला लगा हुआ है और बड़ा एक्सपो सेंटर में नुमाइश हो रही है। इस वक्त जो है वो तमाम पब्लिशर्स ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और यहाँ पर भी स्टॉल लगे हुए हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में यहाँ बड़े इवेंट्स हुए हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जो दीगर कौमी ज़ुबानें हैं उन ज़ुबानों को जो है वो एडमिट करते हुए उनकी अहमियत को हर ज़ुबान का अलग अलग हुआ। सराइकी ज़बान का अलग हुआ, सिंधी ज़बान का अलग हुआ, पंजाबी ज़बान का अलग हुआ और बलोची ज़बान का अलग हुआ, पश्तो ज़बान का अलग हुआ। इस मौके पर सबके अपने अपने प्रोग्राम हुए, सब ने अपनी अपनी ज़बानों में जो है वो इजहार किया और गुफ्तगू हुई है। लोगों ने जो है मकाले पढ़े हैं। कराची में जो है सराइकी लोगों ने इकबाल सोकरी, आपने भी तो अटेंड किया ना ये कॉन्फ्रेंस? तो मैं उसमें शरीक रहा हूँ। मैं 2 एक तो इकबाल सोकरी के साथ शाम मनाई थी, सराइकी दोस्तों ने, उनके साथ मैं शरीक था
और वो बहुत ही अहम इवेंट था मेरे ख्याल में कि आर्ट्स काउंसिल की हिस्ट्री के उसके अपने तारीख, यानी यहाँ तो बहुत तरह के प्रोग्राम होते रहे हैं, बलोची, हिंद को और बिराहवी, हर तरह के प्रोग्राम होते रहे, लेकिन आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम सराइकी का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है जिसमें हज़ारों लोग शरीक हुए हैं और लोगों ने इसको एंजॉय किया है। इसी तरह से और जो है वो प्रोग्राम में ये जो हुआ अपना कि पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में एक प्रोग्राम था, मेरे ख्याल में वो बहुत अहम इवेंट था और उसको जो है अपना उसमें अमजद इस्लाम अमजद शरीक थे, असगर अजीम सैयद शरीक थे, अमजद इस्लाम वो थे, अपना नूरुल हुदा शाह थी, उसमें मैं ख़ुद शरीक था, सैयद सरदार अली शाह सूबाई वज़ीर थे, उसके अंदर वो शरीक हुए थे। और इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने इजहार ख्याल किया, गाजी सलाहुद्दीन थे और बहुत से दीगर लोग भी थे, उनने बड़ा अहम इस पर अपना इनपुट दिया है और अपनी मारूज़ात पेश की गई। बाद में ये कहा गया है कि सारे दोस्त जिन्होंने इजहार ख्याल किया वो अपने ख़यालात पर एक मकाला लिख कर भेजें उनको, ताकि वो उसको एक सालाना रिपोर्ट बनती है, उनकी कई हज़ार सफ़े की रिपोर्ट होती है जो छापी जाती है, उस रिपोर्ट में भी शाये होंगे वो आर्टिकल्स। तो ये मेरे ख्याल में एक बेहतर पेश रफ्त है सोसाइटी को गन कल्चर से, टेररिज्म से, इंतहा पसंदी से, दहशत गर्दी से उठा कर किताब की तरफ, एक्टिविटी की तरफ, कल्चर की तरफ, कल्चरल एक्टिविटी की तरफ लाना जो है ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान एक दूसरी सूरत हाल में सामने आ रहा है। पिछले दिनों तलबा यूनियनों पर पाबंदी के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं। इसमें सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मुजाहरा करने वाले तलबा के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे हैं और उनको पुलिस ढूंढ रही है। ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है। अगर आप सियासी सरगर्मी को स्पेस नहीं देंगे तो फिर आप लोगों को धकेलेंगे दूसरी तरफ को कि वो टेरर की तरफ जाएं, वो इंतहा पसंदी की तरफ जाएं। फॉर गॉड से लोगों को एक सियासी अमल में शरीक होने दें। लगाई साहब, आपने गन कल्चर की बात की है कि इस तरह की जो सरगर्मियां हैं उन्हें रोकने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होने चाहिए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसे किताब की अहमियत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया पर अवेलेबल होती है, हर चीज़ वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आपके ख्याल में नौजवान नस्ल को दोबारा किताब की तरफ राग़िब करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम की ज़रूरत है? ये हमारा ख्याल है, ये हमारा तस्वुर है कि नौजवान किताब नहीं पढ़ते। मैं रात जो है वो आलमी मुशायरे में शरीक था, वहाँ पर बरतानिया से, जर्मनी से, फ़्रांस से, कनाडा से, अमेरिका से, इंडिया से और दूसरे ममालिक से उर्दू के शोरा आए हुए थे और साथ ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से उर्दू के शोरा मौजूद थे। मैंने हैरत अंगेज़ बात ये देखी है कि जो आगे की सफ़ों पर मैं उन लोगों में था जो फ़र्श पर बैठे हुए थे, और मैंने जो कमाल की चीज़ देखी है वो ये थी कि जो मेरे इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए थे वो 18, 19, 20 साल से 25-30 साल की उम्र के दरमियान का नौजवानों का ग्रुप था। वो शेर जो शायर पढ़ते थे वो उसके साथ उनका वो शेर पढ़ रहे होते थे, यानी जो कुछ अहमद नवीद ने सुनाया, अहमद नवीद की शायरी को वहाँ बैठा हुआ नौजवान उनके साथ वो पढ़ रहे थे। इसी तरह से अब्बास ताबिश ने जो अपनी गज़लें सुनाई हैं, वो गज़लें जो पहली दफ़ा नहीं सुना रहे थे, दूसरी दफ़ा सुना रहे थे या कहीं और भी सुनाई थी उन्होंने, वो बच्चों को याद थी, वो उन लड़कों को याद थी जिनको हम कह रहे हैं कि इनका किताब से वास्ता नहीं है। और ऐसा नहीं है, हज़ारों की तादाद में वो मजमा था और जितना यूथ था उसके अंदर, तो मैंने इतना यूथ कभी एक साथ देखा ही नहीं, इतना इकट्ठा होता हुआ। ये बहुत बड़ा इवेंट था। हमें यूथ के बारे में भी ये तसव्वुरात नहीं है कि जनाब वो सारे सोशल मीडिया पर लगे हुए। सोशल मीडिया में पॉजिटिव एक्टिविटी भी हो रही है, अगरचे नेगेटिव एक्टिविटी भी हो रही है, और इसको भी आप दो ग्रुप इसमें तकसीम कर सकते हैं। एक बिल्कुल ऐसा ग्रुप जो बड़ा जज्बाती है और बड़ा जो है वो अनएजुकेटेड आप कह सकते हैं, मैं तो किसी को नहीं कहता हूँ, लेकिन लोग बहरहाल अनएजुकेटेड भी होते हैं, जो कम फहम भी होते हैं, कज फहम भी होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं वाकई ज़हीन होते हैं और उनके इनपुट से सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अहम चीज़ है। नौजवानों के बारे में हमारे परसेप्शन ठीक होने चाहिए। पाकिस्तान का नौजवान फॉरवर्ड रुकेंगे, हम उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं। स्टेट, रियासत और रियासत के इदारे, हुकूमत ख़ास तौर पर हुकूमत उनको स्पेस नहीं दे रही है। अगर उनको स्पेस मिले और अगर हुकूमत डिलीवरी की तरफ आप जाएं, आप एजुकेशन का आप बजट तो बढ़ाएं। आप क्या देते हैं? आप एजुकेशन सेक्टर में देते क्या हैं कि आप तवक्को रखें लोगों से?
किताब जो है वो एक तो वैसे भी डिजिटल मीडिया में शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो गई है। आपको अगर गालिब को पढ़ना है तो आप गालिब का नाम लिखें और उसके बाद आप गालिब को पढ़ना शुरू कर दें। आप इकबाल का नाम लिखें और इकबाल को पढ़ना शुरू करें। आप फैज़ का नाम लिखें और फैज़ को पढ़ना शुरू करें। आपने जिक्र भी किया ना कराची एक्सपो सेंटर का, वहाँ पे भी तो आलमी कुतुब मेले का इनेकाद किया गया, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों ने भी खासी दिलचस्पी का मुजाहिरा मैंने यही अर्ज किया ना कि कम सिन बच्चे, ये किताब हमें दिखाई जा रही थी स्क्रीन पर, शाराए पाकिस्तान, चौधरी खलीकुज़्ज़मान की किताब। आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तान की तख्लीक के वो सारे के सारे मराहल नज़र आएंगे। आप देखें तो किताब की तरफ, किताब आपको बहुत कुछ बताती है। 1940 से 1947 तक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क़याम के लिए जो जद्दोजहद हो रही थी, वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें और ये देखें कि पाकिस्तान की तख्लीक के वक्त वादे की क्या किए जा रहे थे पाकिस्तान के लोगों से। वो 12 नुकात क्या थे जो 1940 में मुस्लिम लीग ने खुद पेश किए थे, वो 14 नुकात क्या थे जो कायदे आज़म मोहम्मद रिजवान ने पेश किए थे। आप उनकी तरफ वापस जाएंगे तो मसाइल हल होंगे। जिस तरह से आप अंधाधुंध आगे बढ़ रहे हैं और ताकत का इर्तिकाज़ कर रहे हैं, वो नहीं चलेगी, आगे जाकर आपके लिए मसाइल पैदा करेगी। ठीक है लगाई साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।